हेलो एवरीवन, कंसाई जीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की 10 मिनट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे जो कुछ कंफ्यूजिंग आर्टिकल हैं, किस सेक्शन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जिसको लेकर हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम सेक्शन है जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। इसमें आर्टिकल 20 और 22 जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो किस में क्या टिक करें। उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल 20 और 22 में। आर्टिकल 20 में जहां लिखा हुआ है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वहीं आर्टिकल 22 में दिया हुआ है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 20 का मेन पॉइंट ये है कि कोई अपराध कर दिया गया उसके बाद जो उसके संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 22 में जो अपराध किया ना गया हो पहले से ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया हो। ये आर्टिकल 22 जो है मेनली वो किसी कृत्य को करने से पहले उस व्यक्ति को रोकने के लिए होता है। आर्टिकल 20 में एक पॉइंट दिया गया, कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं बनेगा। यह प्रावधान करता है कि कोई भी आपराधिक विधि, यहाँ आपराधिक विधि है, सिविल विधि नहीं है, कोई भी सिविल कानून नहीं है, भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित नहीं किया जाएगा। और किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस समय प्रवर्तित किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। मान लीजिए बहुत पहले कोई कानून, मान लीजिए किसी समय किसी ने कोई अपराध किया और उस समय उस अपराध से रिलेटेड कोई कानून नहीं है, तो कोई पिछला कानून बना के, पिछली तिथि पर कानून बना के उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। और अब आर्टिकल 22 में दो तरह के निरोध हैं, एक साधारण है और एक निवारक निरोध है। साधारण कानून के तहत इसमें क्या हुआ है कि इस गिरफ्तारी से सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जो साधारण कानून है आर्टिकल 22 का, उसमें गिरफ्तारी जो है वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, शत्रु देशों को छोड़कर, पाकिस्तान में इन सब देशों को छोड़कर। और गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना भी देनी पड़ती है आर्टिकल 22 में कि गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है, क्या क्या चीज़ें, किस वजह से गिरफ्तार किए गए, सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और व्यक्ति जो है आर्टिकल 22 के अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया गया उसको एक और छूट मिली हुई है कि वह अपनी पसंद का वकील से परामर्श कर सकता है और बचाव करने का भी अधिकार है उस वकील को उसका। और इसमें आर्टिकल 22 में ही दिया गया है कि अगर दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो 24 घंटे का टाइम दिया गया उसमें यात्रा का समय को मिला कर किया जाता है। ये चीज़ें बहुत ध्यान नहीं आती एग्ज़ाम में। और आर्टिकल 20 में एक दूसरा सेक्शन है जो दोहरे जोखिम से सुरक्षा। जैसे कोई एक व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसे सिर्फ एक ही बार दंडित किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह सिद्धांत जो है दोहरे जोखिम वाला, वो केवल न्यायालय और न्यायिक अधिकरण की कार्यवाहियों पर लागू होता है, किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में नहीं लागू होता है। और आर्टिकल 22 में एक निवारक निरोध सेक्शन दिया गया जिसके तहत इसका उद्देश्य निवारक निरोध का एक ये है कि किसी व्यक्ति का द्वारा जो अपराध करने जा रहा है उसे उसी शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है। केवल अगर शक मात्र भी है तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए अगर वो सार्वजनिक हितों के विरुद्ध नहीं है तो, वरना उसे नहीं बता सकता। और पुलिस किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अगर अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार किया गया तो 3 माह से ज़्यादा समय के लिए उसे नहीं रख सकती है। और वो 3 माह से ज़्यादा समय के लिए तब रख सकती है जब सलाहकार बोर्ड उसकी अनुमति दे दे। और जो निवारक निरोध के अंतर्गत जो सलाहकार बोर्ड है उसमें जो मेंबर होते हैं उसमें 3 न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट का या तो न्यायाधीश बन सकता है या रहे होंगे या नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। ये 3 न्यायाधीश उस सलाहकार बोर्ड में होंगे। और कोई भी अगर 3 माह से ज़्यादा के लिए निवारक निरोध के लिए कानून बनाना है तो वो सिर्फ संसद बना सकती है, बाकी कोई और नहीं। आर्टिकल 20 में एक सेक्शन 3 है जिसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभिशंसन नहीं कर सकता है, उसे अपने
जो व्यक्ति है उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, चाहे वो मौखिक गवाही हो चाहे लिखवा लिया गया उससे। और दांडिक का जो भी दंड वाली कार्यवाहियाँ हैं केवल उसी में ही छूट प्राप्त है न्यायालय प्राधिकरण के समक्ष। सिविल कार्रवाइयों में स्वाभिशंसन की छूट है। सिविल कार्रवाई में जो है स्वाभिशंसन की छूट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो दांडिक कार्रवाई है उसमें सीमित कर दिया गया है मौखिक और साक्ष्य दोनों के संरक्षण में। एक वाद आया था स्वाभिशंसन से रिलेटेड सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने जो था उसने नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और लेकिन तब भी उन्होंने डीएनए टेस्ट और अन्य सैंपल एकत्र किए जाने के संबंध में छूट दी हुई थी। निवारक निरोध से संबंधित जो अभी आज कानून अभी भी है देश में, वो एक एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, विदेशी मुद्रा क्रय और तस्करी रोकथाम संरक्षण अधिनियम कोफे पोसा जिसे कहते हैं 1974 में आया था, ये भी अभी कानून है ही। तो यही था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अगर अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।